नमस्कार साथियों, मैं धीरेन्द्र कुमार और आप सभी देख रहे हैं करियर विद डीके। साथियों, इसके पहले जो वीडियो में लाया था उसमें आप लोगों ने भर भर के प्यार दिया, इतना प्यार दिया कि मैं वीडियो लाने के लिए मजबूर हो गया। यार, हमें उम्मीद है अगर आप लोग को हमारी जानकारी अगर पसंद आए तो आप जिस प्रकार पीछे प्यार दिए हैं आगे उस प्रकार ही प्यार दीजिएगा, हमें पूरा उम्मीद है। और रुकेगा नहीं, अगर आपको अच्छा लगेगा ना, आप कुछ नहीं कीजिएगा, बस एक शेयर कर दीजिएगा। हम सीधा यही बात बोलेंगे। और लगातार जो परेशानी है ना, उस परेशानी को देखते हुए कुछ मैं सच्चाई को लाना चाहता हूँ, लेकिन थोड़ा सा प्रॉब्लम यही है कि मेरे पास डिजिटल बोर्ड नहीं है जो कि मैं उस चीजों को लाके चिपका दूं। खैर, बात में सत्यता उतनी ही है, भले डिजिटल बोर्ड नहीं है, उसके लिए आप लोग को जरा भी टेंशन लेने का बात नहीं है। अब परेशानी कहाँ है? कल से ये खबर जो चला है कि बेलेट्रॉन द्वारा ओएमआर जारी किया जाएगा। आखिर में क्यों किया जाएगा, क्यों बेलेट्रॉन को जारी करने के लिए दिया जा रहा है, इसके बारे में अब जब जानेंगे तो लगातार अभ्यर्थी इस बात से परेशान हो रहे हैं कि पिछले जो TRE 1 और TRE 2 था, आयोग द्वारा जारी किया गया था और इस बार बेलेट्रॉन को दे दिया गया। लेकिन नहीं नहीं नहीं, ऐसा बात नहीं है। देखिए, ओएमआर का जो स्कैनिंग होता है वो आयोग के यहाँ से होता है, इस बात की जानकारी मैं आपको दे रहा हूँ। लेकिन जो भी अपलोड करने की डेटा हो, चाहे रिजल्ट पब्लिश करना हो, उसको अपलोड करना हो या फिर ओएमआर को अपलोड करना हो, तो वो किसी संबंधित विभाग को दिया जाता है। इसके पिछले जब आप TRE 1 और TRE 2 की बात करें तो आप जाके अतुल प्रसाद जी का ट्वीट उठाएं, उस ट्वीट में देखिए लिखा होगा, जब भी ओएमआर जारी करना हो या रिजल्ट जारी करना हो, सीधे लिखते हैं कि इससे संबंधित विभाग को दे दिया गया है। यानी कि कई एक कंपनियां, कई एक एजेंसी होती है जिसके द्वारा जारी किया जाता है। और अभी आपको बता दें, आप लोग जिस बात से डर रहे हैं ना, आप लोग को लगातार डर इस बात का है कि आखिर में इसको जो दे दिया गया है, क्या इससे धांधली हो सकता है, क्या इससे फर्जीवाड़ा हो सकता है, क्या इससे अपारदर्शिता हो सकती है। तो मैं आप लोग को बता देता हूं, अभी जो आयोग के चेयरमैन है ना, परमार सर, ये बंदा ना वन ऑफ द बेस्ट, आप इसको बोल सकते हैं। इतने शालीनता पूर्वक उन्होंने ये TRE 3 की बहाली को आगे बढ़ाया है, आप उसको यकीन नहीं कर सकते। आप थोड़ा सा गौर करें ना, इन्होंने एग्जाम से पहले नॉर्मलाइजेशन, सामान्यीकरण और राष्ट्रीय मापदंड की चर्चा कर दिया था कि मैं अलग अलग शिफ्ट में परीक्षा लूंगा और सबका अलग अलग क्वेश्चन सेट रहेगा और उसको हम नॉर्मलाइजेशन करके रिजल्ट देंगे। तो वो वही बंदा है जो मार्केट में ना अपनी कोई भी गोपनीयता को कभी नहीं, आप देख रहे होंगे अभी बड़े बड़े न्यूज चैनल वाले जो सूत्रों के हवाले से खबर देते हैं ना, उनका सूत्र बिल्कुल भी सब कुछ खत्म हुआ, कहीं से काम नहीं कर रहा है सूत्र। और आज से लगभग 8 दिन से अटकलें लगाई जा रही थी कि आज OMR डाउन हो जाएगा, कल OMR डाउनलोड हो जाएगा, परसों हो जाएगा, लेकिन अभी तक नहीं हुआ। बस आप जान सकते हैं, ये है ना, ये बहुत दिमाग वाले आदमी है, इन पे भरोसा कीजिए। कहीं ना आप एक बात जान लीजिए, कोई भी सिस्टम हो, कहीं भी हो, भरोसा हमेशा इंसान पे ही करना चाहिए। और इंसान अगर अच्छा करेगा ना, तभी सिस्टम अच्छा कर सकता है, क्योंकि सिस्टम को तो ऑपरेट इंसान ही करता है। अब आप लोग जो लगातार समझ रहे हैं कि बेलेट्रॉन से धांधली हो जाए, एक बात समझिए, एक बात समझिए, लॉजिकल बात है। अगर आयोग को धांधली करवाना हो या सेटिंग करवाना हो तो आयोग जो बेलेट्रॉन को देगी, क्या खुद ही आयोग नहीं कर सकती है? भैया, ऐसा नहीं होता है, ये सब दिमाग से निकाल लीजिए। ये एकदम बिल्कुल आयोग जो है ना, हमारा संवैधानिक संस्था है। और आप देखे ही होंगे कि TRE 3 में जब एग्जाम रद्द हुआ था, उसका पुख्ता सबूत मिलने के बाद इन्होंने क्विक एक्शन लिया और एग्जाम को रद्द भी किया था। और धांधली सेटिंग ज्यादा तक चांसेस कहाँ बनती है? अगर अंदर से ही OMR में धांधली हो जाए तो फिर एग्जाम में रिस्क लेते, एक सोचने वाली बात है ना। फिर क्वेश्चन आउट करवाना, तरह तरह के हथकंडे को अपनाना क्यों होता है? नहीं नहीं, यहाँ से कहीं कोई धांधली नहीं होगा, इस पे आप लोग निश्चित रहे। और कभी भी आयोग खुद से OMR अपलोड नहीं करती है, वो संबंधित विभाग ही करती है। उसके अंतर्गत 3-4 कंपनियां होती है, उसके द्वारा अपलोड किया जाता है। और फिर आप आयोग के ही वेबसाइट पर अपना यूजर ID और पासवर्ड से उसको देख सकेंगे। बस इस बार मीडिया द्वारा ये हल्ला उड़ा दिया गया कि इसके द्वारा लोग लगातार परेशान है। इससे पहले चेयरमैन साहब खुद ही बता देते थे कि संबंधित विभाग को दे दिया गया है, अभ्यर्थियों को कोई दिक्कत नहीं होती थी। इससे आगे यहाँ पे कुछ नहीं है, समझ लीजिए। अब दूसरी बात यह है कि पूरक परिणाम TRE 1.0 का कब तक आएगा, इसके बारे में मैंने पिछले वीडियो में आप लोग को डिटेल बता दिया होगा। आप सबको पता होगा, अब ज्यादा दिन नहीं है। अब यहाँ से आप मान सकते हैं 6 से 7 दिन है सरकार के पास समय, जो कि 1 महीने का समय होता है। और इसके बाद अगर यहाँ से सरकार द्वारा पूरक परिणाम जारी नहीं किया जाता है तो फिर अवमानना का केस होगा और कहीं ना कहीं सरकार को आज करे या कल करे वो जारी करना ही पड़ेगा।
और उसके लिए तैयारी पूरी है, अभ्यर्थियों की तैयारी पूरी है, अभ्यर्थियों ने तैयारी पूरी कर ली है। ठीक है, अब कई सवाल आ रहा था कल से बहुत ज्यादा कि क्या टीआरई 2.0 का पूरक परिणाम आ सकता है क्या। भाई अगर टीआरई 1.0 का केस में जीत हुआ ना तो वहां से हर एक केस का रास्ता अब खुल चुका है, कोई भी केस हो पूरक परिणाम से संबंधित। और आयोग ना टीआरई 2.0 में भी नोटिफिकेशन में साफ साफ लिखा हुआ है कि एक अभ्यर्थियों का एक ही जगह रिजल्ट दिया जाना, और मल्टीपल सीटों की गणना करने के बावजूद भी आयोग ने मल्टीपल पर भी रिजल्ट नहीं जारी किया। इसलिए अब टीआरई 1 के जजमेंट के अकॉर्डिंग टीआरई 2 में जो भी याची वहां बने हुए हैं टीआरई 2.0 में, क्योंकि सीटें अगर टीआरई 3 में भर जाएगी तब तो कोर्ट को भी थोड़ा सा इस बात के लिए सोचना पड़ेगा क्या सभी सीटों को भरना है या फिर याची को देना। लेकिन टीआरई 2 का भी 100 आए 200 आए, सिर्फ याची के लिए आए सभी सीटों के लिए आए, अगर टीआरई 2.0 में हमारे भाई ने कोर्ट में लड़ने का प्रयास किया है तो वो भी वहां से जरूर ही इस बाजी को जीतेंगे और नौकरी का सफर वो लोग भी आसान करेंगे। टीआरई 2.0 के लिए हम बता रहे हैं, ये 1151 जो है ना 1151, ये इस केस लिए भी रामबाण है। ठीक है, अब आइए पीआरटी में कितना कठिन या कितना आसान है नौकरी लेना टीआरई 3.0 में। कल के आंदोलन के लिए क्या करना चाहिए, देखिए कल जो आंदोलन हो रहा है हमारे छात्र नेता दिलीप कुमार जी द्वारा, वो बहुत सराहनीय पूर्ण ढंग से और शांतिपूर्ण आंदोलन होगा, और शांतिपूर्ण आंदोलन के लिए हम सभी बच्चों को प्रयास करना चाहिए और सपोर्ट करना चाहिए। क्योंकि अगर वन कैंडिडेट वन रिजल्ट, चूंकि तो देखिए वन कैंडिडेट और वन रिजल्ट का जो मांग है ना, ये जायज तो बिल्कुल है, लेकिन ये पॉसिबल कैसे है जानते हैं, ये पूरक से ही पॉसिबल है, ऐसे पॉसिबल नहीं है। आप कहिएगा क्यों, क्योंकि देखिए किसी कैंडिडेट का अगर 3 जगह रिजल्ट हो गया, हो सकता है कि हम मानते हैं कि वो उच्च माध्यमिक में ही ज्वाइनिंग करेंगे, लेकिन अगर हो सकता है उसके पास उच्च माध्यमिक में कोई भी दस्तावेज में कमी हो तो वो 6 to 8 में भी 9 to 10 में भी ज्वाइनिंग कर सकते हैं। इसलिए वन कैंडिडेट वन रिजल्ट का जो है मैटर, इसको अगर सॉल्व किया जा सकता है तो पूरक ही इसका एकमात्र उपाय है, सॉल्व किया जाए, नहीं तो फिर इसके लिए आयोग को बहुत काम करना पड़ेगा। बोलना आसान है, करना बिल्कुल ही कठिन है। ये चीज फिर आगे मुकदमा का संभावना यहाँ पे बन जाएगा, क्योंकि जो अभ्यर्थी का अगर यदि 11-12 में उसका सिलेक्शन कर लिया गया, कल वहां पे वो दस्तावेज सत्यापन में छट गए, तो उसका अगर रिजल्ट 9-10 में नहीं आएगा तो फिर क्या होगा, उसका अधिकार तो तीनों रिजल्ट पर है। तो इसकी भरपाई यहीं से किया जा सकता है, लेकिन कम से कम आयोग इस पर पहल करे और इसके बदले पूरक परिणाम का घोषणा करे, या फिर वो अभ्यर्थियों को एक ऑप्शन दे कि अगर आपका तीनों में सिलेक्शन होता है तो आप किसमें प्रिपेयर करेंगे नौकरी के लिए, तब ये वन कैंडिडेट वन रिजल्ट के लिए ये संभव है। और इसके बाद तो कल का आंदोलन के लिए हम लोग को बढ़ चढ़ के भाग लेना चाहिए, और उम्मीद है कि सारे छात्र इसमें भाग लेंगे। अब हम बात कर लेते हैं कि पीआरटी में कितना आसान है टीआरई 3.0 में नौकरी लेना। थोड़ा सा आप लोग समझिएगा, वीडियो ज्यादा लंबा तो नहीं होगा लेकिन थोड़ा सा समझिएगा। चलिए मैं लिख के नहीं तो ऐसे भी बता सकता हूँ। देखिए टीआरई 3.0 पीआरटी वालों के लिए ना बहुत आसान है, हम बताते हैं। और खास करके बिहार के जितने भी छात्र हैं, चाहे बीसी करे, कोई ईबीसी करे, ईडब्ल्यूएस हो, एससी एसटी हो, उन सबों के लिए मतलब जनरल की तुलना में ना काफी आसान है। अब इसके पीछे क्या लॉजिक है हम आप सभी को बताते हैं, 2 मिनट आप लोग ध्यान से सुनिएगा। देखिए 1,60,000 आवेदन हुआ था, कितना आवेदन तो 1,60,000, 1,16,000 अभ्यर्थियों ने परीक्षा में भाग लिया, उसमें से 12 से 13,000 अभ्यर्थी उर्दू के हैं, तो उर्दू को हम साइड कर देते हैं तो हमारे पास 1,03,000 अभ्यर्थी बचे हैं, जिसमें से कुछ अभ्यर्थियों ने अपना रोल नंबर भी गलत भरा है और कुछ बांग्ला के भी अभ्यर्थी है। तो टोटल पीआरटी में आप मान सकते हैं कि 1,00,000, टोटल 1,00,000 अभ्यर्थी इसमें हैं। अब 1,00,000 अभ्यर्थी अगर टोटल है, इसमें आप बहाली कितनी है आपकी 21,700, 21,700 बहाली है। अब यहाँ पे थोड़ा गौर करने वाली बात है, ये 1,00,000 अभ्यर्थियों में ना यहाँ पे ज्यादातर अभ्यर्थी जो है वो बाहर के राज्यों के हैं। कहाँ के हैं, बाहर के राज्यों के। बिहार के लिए ये भर्ती इसलिए आसान हो रहा है, पीआरटी खास करके पीआरटी के लिए, क्योंकि यहाँ पे जो है ना बाहरी की संख्या ज्यादा है। लोग तो कहीं कहीं कयास लगा रहे हैं कि 80% छात्र यूपी के थे या 70, लेकिन ये ऐसा नहीं है। और लगातार जो बाहरी का जब नाम आता है ना और लोग
उत्तर प्रदेश को बदनाम करते हैं, ये भी कहीं से सही नहीं है। आप थोड़ा झारखंड जाइए ना, गोड्डा जिला, आपको पता चल जाएगा। एक जिला में ना 50,000 के आसपास लड़के डीएलएड करके सीटेट निकाले हुए। और झारखंड जो है ना गोड्डा, वो डीएलएड की फैक्ट्री है, वहाँ डीएलएड की फैक्ट्री है, ठीक है। वहाँ मध्य प्रदेश ले जाके डीएलएड कराया जाता है, उसके कई एक संस्था है जिसका ब्रांच है गोड्डा में। तो आप लोग ये मत समझिए कि सिर्फ यूपी के ही लड़के हैं इस बहाली में, और झारखंड के नहीं है, या फिर मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के नहीं है, बाहर के राज्य के भी भर भर के नौकरी लेके गए हैं और इस एग्जाम में भी है। और हम मान के चलते हैं इस बार भी इस बहाली में यूपी झारखंड इस सब मिलके ना अच्छा खासा स्टूडेंट थे, जहां अन्य अभ्यर्थियों का मानना था कि 60 से 70 या 80% बाहरी था, लेकिन हम आपको बताते हैं लगभग यूपी के जो छात्र थे इसमें 50% उत्तर प्रदेश के छात्र थे, ऐसा सब जगह से पता चला है। और ये एक अपना अनुमान है, ठीक है, ये कोई ऑथेंटिक डाटा नहीं है 50%। और जिसको आप अपना भाई बिहारी समझ रहे हैं ना 50% में, उसमें भी 10 से 15% क्या है झारखंडी घुसे हुए। वो ससुरा कभी बोलते ही नहीं है कि हम झारखंड से, वो सीधे बोलते बिहार से। बिहार से? बिहार कौन जिला? कोडरमा। अरे भैया कोडरमा झारखंड में? अरे अरे वो तो पहले बिहार झारखंड एक ही था ना। यही बात है, आप जिसको बिहारी समझ रहे हैं ना, उस बिहारी में भी बाहरी छुपा हुआ है। इसलिए लगभग यहाँ पे ना 60 से 62% छात्र कहाँ के हैं? बाहरी के हैं। अब कुल मिला के 1 लाख में अगर 62% को आप बाहर निकालते हैं तो 62,000 छात्र क्या है, वो जनरल के सीटों पर फाइट करेंगे। केवल केवल वो केवल 38,000, ये एक संभावना है, इट्स ए पॉसिबिलिटी, ये एक संभावना है जो कि हम बता रहे हैं 38,000। और आप देखिएगा भैया, मैं ये बात ऐसे अपने मुंह से नहीं बोल रहा हूँ, ऐसी संभावनाएं बनी है 50% तो ऊपर। जो खुद यूपी के आए थे ना, वो भी खुद इस बात को एक्सेप्ट कर रहे थे कि भैया ज्यादातर छात्र यूपी के, और 1-2 सेंटर को नहीं है, 50-60 सेंटर के बारे में हम बता रहे हैं, जिसको कि हम अपने माध्यम से कॉल पे पता किए हैं। हर जगह ज्यादा प्रतिशत यूपी का है, लेकिन फिर भी इसको हम कम रखे हैं। और 10 से 12% उसमें झारखंड के और अन्य राज्य के, तो 10 से 12% और 50% मिला के 62% हो जाता है। अब 62% में कितना बच जाता है? अगर 62,000 जनरल हो गए तो मात्र 38,000 ही बिहार के हैं। और आपको हम बता दें इस 21,000 में ना बहुत ज्यादा से ज्यादा हो जाए जनरल की सीट 6,000 भी अगर बाहरी ले जाए, फिर भी लगभग 15 से 16 हजार सीट मेरा बिहारी के लिए बचता है। और 16,000 सीटों के सापेक्ष 38,000 छात्र है। अब आप अनुमान लगा सकते हैं कि 2.5 छात्र पर 1 नौकरी हो रहा है। और भाई आप इसको कहीं से भी गलत नहीं समझ सकते हैं, ये बिल्कुल ऑथेंटिक साबित होगा। भले अभी ऑथेंटिक नहीं है, लेकिन आप देखिएगा इसकी संभावना प्रबल है, जो बात मैं आपको बता रहा हूँ। इसलिए बिहार के जो भी भाई है ना, जो भी कैटेगरी वाले, बिल्कुल उसको टेंशन लेना ना है। इस पे हम बाद में चर्चा कर लेंगे, चूंकि बहुत ज्यादा हो जाएगा, और इसका हम बिल्कुल अच्छे से ऑपरेशन भी कर देंगे इस चीज को। फिलहाल के लिए आप लोग को बता देते हैं कि ये 38,000 ही बच्चे हैं, और इसको लगभग 16,000 नौकरी मिलना है। इसलिए घबराए नहीं भैया, थोड़ा सा बीसी का कटअप 70 से पार जा सकता है। बाकी कैटेगरी है ना, चाहे ईडब्ल्यूएस हो, ईडब्ल्यूएस या ईबीसी या फिर एससी एसटी महिला, इस सब का तो बात ही हटा दे। इन लोग का कटअप ना 70 से नीचे निश्चित जाएगा। आप एकदम आप देख लीजिएगा, बिल्कुल भी वैसा ही संभावना यहाँ पे बन रहा है। इसलिए ज्यादा घबराना नहीं है। यहाँ पे बच्चे बहुत कम है, मैं बता रहा हूँ बार बार। और ये जो 16,000 सीट है ना, और यहाँ 38,000 बच्चा, 20,000 भी अगर पुरुष इसमें होंगे, 18,000 भी अगर महिला होगी, अब अनुमान लगा सकते हैं इस 20,000 में लगभग 7,000 प्लस सिर्फ बीसी का लड़का है। अब बाकी 7,000 प्लस हम बता रहे हैं, 8,000 भी हो सकता है। अब बाकी जो है ना 12,000 में ही वो ईबीसी हो, क्योंकि आप जनसंख्या के माध्यम से भी देखिएगा ना, जो बिहार सरकार से डाटा है, ईबीसी और बीसी दोनों में बहुत अधिक से अधिक जनसंख्या। बाकी ईडब्ल्यूएस लगभग 15% के आसपास उसकी जनसंख्या। लेकिन वहीं आप बीसी की बात करें 27.5%, ईबीसी की बात करें 35%, लेकिन फिर भी बीसी के तुलना में ईबीसी में कम छात्र हैं। आप जान लीजिए, बीसी की संख्या जो है 27% के आसपास है, और ईबीसी की जनसंख्या 35% के आसपास है। फिर भी इसकी जो डीएलएड का जो यहाँ पे छात्र है, फिर भी इसमें कम है। तो कहीं ना कहीं बीसी का जो कटअप है वो 70 प्लस जा सकता है, या फिर 70 के आसपास, या 70 से 1-2 नंबर कम 68 के आसपास। अब बाकी ईडब्ल्यूएस हमेशा इनसे नीचे रहेगा, क्योंकि इनका एक अपना अलग ही होता है। ये
कभी हिलेंगे नहीं, ठीक है। इनको मोदी जी ने इतना अच्छा से आरक्षण दिया है, ये मतलब नौवीं अनुसूची में शामिल हो गया। आप इधर कितनों कर लीजिए, ये 10% यहाँ पे इनको रख के ही बात कीजिए। कहीं ना कहीं ये जरूरी है भैया। बहुत लोग मानते हैं कि गलत है, लेकिन गलत कहीं से नहीं है। आखिर में हर वर्ग में गरीब लोग हैं, भले कुछ लोग इसका गलत फायदा उठा लेते हैं, जैसे किसी के यहाँ सर्विस वाले, नौकरी वाले हैं, वो इनका फायदा, वो गलत है। लेकिन ईडब्ल्यूएस का भी आरक्षण बिल्कुल मिलना चाहिए था। आज तक कितने ही लोग परेशान हो रहे थे, आपको नहीं समझ में आता होगा। तो मिला जुला के ना यही बात है कि ईडब्ल्यूएस ईबीसी का कटअप एकदम कम जाएगा, बीसी का थोड़ा सा 70 के आसपास रहेगा। हो सकता है 72 आ जाए, हो सकता है 68 रहे। और बाकी ना ईडब्ल्यूएस ईबीसी एससी एसटी सब का बात ही आप मत बोलिए, ठीक है। वीडियो ज्यादा लंबा हो जाएगा, इन चीज पर हम बाद में बात कर लेंगे। फिलहाल आप लोग से यही रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो पसंद आए ना तो इसको थोड़ा ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, थोड़ा सपोर्ट कीजिए। फिर हम आप लोग के लिए ऐसे ही सच्चाई वाला खबर लाते रहेंगे। और आप लोग से फिलहाल हम विदा लेते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।